दोपहर का वक्त था और सब्जी मंडी में हमेशा की तरह भीड़ अपनी रफ्तार में चल रही थी। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। सफेद रंग की लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी मंडी के बीच आकर रुकी। दरवाजा खुला और आईपीएस मैडम कविता वर्मा नीचे उतरी। वर्दी में उनकी चाल में वजन था, नजर सीधी और चेहरा सख्त। पूरी मंडी समझ गई कि ये कोई आम अफसर नहीं है। कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए, कुछ ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। कविता वर्मा की नजर भीड़ को चीरती हुई सीधे एक ठेले पर जाकर ठहर गई, जहां करीब 40 साल का एक आदमी खड़ा था। सादा कुर्ता, पसीने से भीगा चेहरा और सामने करीने से सजी सब्जियां। वह न घबराया, न ठेला हटाया, न नजर चुराई। वो बस अपने तराजू पर बैंगन रखकर तौलता रहा जैसे सायरन उसके लिए बजा ही न हो। कविता वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब उनके और उस सब्जी वाले के बीच कोई नहीं था। पूरी मंडी सांस रोककर देखने लगी। सबको लगा अब सवाल होंगे, डांट पड़ेगी, शायद कोई कार्रवाई। लेकिन कविता वर्मा अचानक वहीं रुक गई और अगले ही पल जो हुआ उसने पूरी मंडी को सन्न कर दिया। उन्होंने सब्जी वाले की तरफ देखा और अचानक उसे सलाम ठोक दिया। एक पल को जैसे हवा भी रुक गई। न कोई ताली, न कोई शोर, बस खामोशी। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब्जी वाला कौन है, जिसके आगे एक आईपीएस अफसर सलाम कर रही है। सब्जी वाला घबरा गया। उसने झट से दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, मैडम, लोग देख रहे हैं, आप आईपीएस हैं, लोग क्या समझेंगे। कविता वर्मा की आंखें एक पल के लिए भर आई, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। आज मुझे लोगों की नहीं, अपनी अंतरात्मा की परवाह है। ये कहते हुए उनका गला थोड़ा भारी हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे 7 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ है। मंडी में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे, गलती आईपीएस अफसर की। कविता वर्मा की आवाज अब किसी आदेश जैसी नहीं थी। वो सब्जी वाले से कहती चली गई, जो किया वो आज भी मुझे हर रात याद आता है। वो एक पल को रुकी, फिर जैसे दिल के किसी कोने से शब्द खुद बाहर आने लगे। पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक पल भी सुकून नहीं मिलता। मेरे पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, रुतबा है, आगे पीछे लोग हैं, फिर भी हर भीड़ में मैं खुद को अकेला महसूस करती हूं। उनकी आवाज अब हल्की सी कांप रही थी और इन सब बातों का मुझे एहसास होने में 7 साल लग गए। दीपक। और फिर कविता वर्मा की नजर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मंडी का शोर पीछे छूटने लगा और सामने खड़ा सब्जी वाला दीपक अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा अभी था। आईपीएस कविता वर्मा की आंखों के सामने 7 साल पहले की एक एक तस्वीर उभरने लगी। दोस्तों, 7 साल पहले जब कविता की शादी दीपक से हुई थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी सवाल बनेगा, कि एक दिन यही साथ, यही भरोसा चुपचाप टूटने की कहानी बन जाएगा। पहली बार जब दुल्हन बनकर कविता दीपक के साथ उसके घर आई थी, तो वो घर भले ही छोटा था, दीवारें पुरानी थी, फर्श पर चमक नहीं थी, लेकिन उस घर में अजनबीपन बिल्कुल नहीं था। एक छोटा सा आंगन था, जहां सुबह की धूप सीधे उतरती थी। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो चरमराकर खुलता था, और भीतर सादगी से भरा ऐसा माहौल था जिसमें अपनापन अपने आप महसूस होता था। दीपक की मां ने दरवाजे पर ही आरती उतारी थी, माथे पर हल्का सा टीका लगाया था और बहुत ही धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा था, बेटी, हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिल से कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उस दिन कविता ने सच में यह बात मान ली थी। उसे लगा था कि शायद यही असली अमीरी होती है। शादी के बाद के दिन बहुत सीधे सादे थे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। सुबह दीपक अंधेरे में ही उठ जाता था, क्योंकि मंडी जाना होता था। कविता अगर सो रही होती तो वह चप्पल हाथ में उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल जाता, ताकि उसकी नींद न टूटे। रसोई में चूल्हे पर चाय रख देता और मेज पर कागज की एक छोटी सी पर्ची छोड़ जाता, चाय रखी है,
गरम मिलेगी। कविता जब उठती तो सबसे पहले वही पर्ची उसकी नजर में आती और वो अनजाने में मुस्कुरा देती। उस वक्त उसे ये सब प्यार लगता था, देखभाल लगती थी, अपनापन लगता था। दीपक ने कभी उससे ये नहीं पूछा कि कब तक पढ़ोगी या इतना सब क्यों कर रही हो। वो बस इतना कहता था, तू कर ले, मैं हूं, चिंता मत कर। धीरे धीरे कविता की मेहनत रंग लाने लगी। इंटरव्यू क्लियर हुआ, ट्रेनिंग शुरू हुई। घर में खुशी थी, लेकिन वो खुशी शोर नहीं करती थी। दीपक हर जगह पीछे खड़ा रहता था, चुपचाप, बिना खुद को आगे किए। जब कविता पहली बार वर्दी में घर आई थी तो दीपक ने न कोई फोटो खिंचवाई, न किसी रिश्तेदार को बुलाया। वो बस थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, जैसे आंखों में उस पल को सहेज लेना चाहता हो। उसकी आंखों में गर्व था, खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर भी था। समय के साथ साथ जिंदगी बदलने लगी। नई पोस्टिंग हुई, नया शहर मिला, सरकारी कॉलोनी में घर मिला। चारों तरफ अफसर थे, गाड़ियां थी, सलामी थी। शुरू शुरू में कविता को यह सब बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि उसने कुछ हासिल किया है। दीपक भी खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें कविता के मन में चुभने लगी। ऑफिस में लोग पूछते, आपके पति क्या करते हैं? कविता जवाब देती, सब्जी का काम। सामने वाला कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नजर बहुत कुछ कह जाती थी। पहली बार कविता को उस नजर से असहजता हुई। एक दिन ऑफिस की पार्टी थी, दीपक भी साथ गया। सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, नेटवर्किंग कर रहे थे। दीपक एक कोने में चुपचाप खड़ा था, हाथ में गिलास पकड़े, किसी से कुछ कहे बिना। कविता ने दूर से उसे देखा और पहली बार उसे लगा कि दीपक यहां फिट नहीं बैठता। घर लौटते समय गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। दीपक ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन कविता के मन में एक दूरी पैदा हो चुकी थी। दिन बीतते गए, कविता का रुतबा बढ़ता गया, उसका नाम होने लगा, पहचान बनने लगी। और दीपक वही का वही रहा, सादा, सीधा, खामोश। एक दिन कविता ने बिना घुमाए फिराए सीधे कह दिया, हम दोनों अब एक जैसी जिंदगी नहीं जी रहे। दीपक ने बहुत देर तक उसे देखा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बस इतना पूछा, क्या मैंने तुम्हें कभी रोका है? कविता चुप रही, और वही चुप्पी सब कुछ कह गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई चीख पुकार नहीं हुई। तलाक हो गया। दीपक ने घर छोड़ दिया, एक छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे निकल गया। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि कुछ रिश्ते लड़ाई से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। तलाक के बाद दीपक ने किसी को यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसने किसी से सलाह नहीं ली, न किसी के सामने अपनी मजबूरी रखी। उसने बस घर की देहरी पार की और चल पड़ा, पीछे कुछ छोड़कर नहीं, बल्कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने के लिए। उस वक्त उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न कोई योजना, बस इतना था कि उसे जिंदा रहना है, अपने तरीके से, अपने आत्मसम्मान के साथ। पहले कुछ दिन वो एक जान पहचान वाले के यहां रुका। एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, उस पर फैली एक घिसी हुई चादर और कोने में रखा उसका छोटा सा बैग। सुबह उठता, मुंह धोता, थोड़ी देर चुपचाप बैठता और फिर बिना किसी से ज्यादा बात किए बाहर निकल जाता। वो सवालों से बचता था, क्योंकि उसे पता था कि सवाल उसे कमजोर कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। उसे नौकरी नहीं ढूंढनी थी, क्योंकि नौकरी उसे किसी के सामने झुकने को मजबूर कर सकती थी। उसे बस काम चाहिए था, वही काम जो उसे आता था, जिसे वह सालों से देखता और करता आया था। इसलिए हर सुबह अंधेरे में ही सब्जी मंडी में आढ़त पर पहुंचना, दाम पूछना, कभी कभी उधारी पर थोड़ी सी सब्जी लेना, और मन में यही सोचना कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। मंडी में पहचान वाले भी थे, और पहचान के साथ कई सवाल भी। कोई कहता,
अरे, तू तो अफसर का आदमी था ना? कोई हंसते हुए पूछता। अब ये सब क्यों? दीपक हर बार हल्की सी मुस्कान दे देता, जैसे उसने सवाल सुने ही न हो, जैसे उन बातों का उससे कोई लेना देना ही न हो। पहले दिन उसने ठेला भी नहीं लिया। जमीन पर तिरपाल बिछाई, उस पर थोड़ी सी सब्जी सजा दी। धूप तेज थी, पसीना चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। एक ग्राहक आया, आलू तौले, पैसे दिए। दीपक ने पैसे गिने और बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे वो सिर्फ पैसे नहीं देख रहा हो, बल्कि अपनी नई शुरुआत को महसूस कर रहा हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता उसका है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसने एक पुराना ठेला ले लिया। पहिया थोड़ा टेढ़ा था, लकड़ी पुरानी थी, लेकिन ठेला चल रहा था, और दीपक के लिए यही काफी था। अब उसकी दिनचर्या तय हो गई थी। सुबह 4 बजे उठना, मंडी जाना, सब्जी लाना, ठेला लगाना, और शाम तक खड़े खड़े पैर सुन्न हो जाना। रात को चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाती। सपने नहीं आते थे, शायद इसलिए कि थकान सपनों से बड़ी थी। और अगली सुबह रोज की तरह सब्जी मंडी में अपने ठेले के साथ खड़ा होता। कुछ लोग उस पर तरस खाते थे, कुछ ताने मारते थे। इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी अफसर बीवी थी, फिर भी यहां बैठा है। दीपक बस तराजू सीधा करता और सब्जी तौल देता। उसकी आवाज कभी ऊंची नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि शोर से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत अपने काम से मिलती है। कुछ महीनों बाद उसका ठेला पहचाना जाने लगा। लोग कहने लगे, सब्जी ठीक देता है, तौल सही करता है। ये बातें उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। उधर कविता की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। नई पोस्टिंग, नया इलाका, नया रुतबा। दीपक इन सब से दूर था, लेकिन कभी कभी रात को चारपाई पर लेटे लेटे उसका मन अटक जाता। कविता की आवाज, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, सब एक पल के लिए सामने आ जाते। फिर वह करवट बदल लेता, क्योंकि कुछ यादें साथ लेकर नहीं चला जाता, उन्हें वहीं छोड़ना ही बेहतर होता है। एक दिन मंडी में एक लड़का आया और बोला, भैया, काम सीखना है। दीपक ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, मेहनत कर पाएगा? लड़के ने बिना हिचक सिर हिला दिया। दीपक ने उसे अपने साथ रख लिया। उसे सब्जी तौलना सिखाया, ग्राहक से ठीक से बात करना सिखाया, ईमानदारी से काम करना सिखाया। धीरे धीरे उसके ठेले पर 2 लोग हो गए। काम बढ़ा, कमाई भी थोड़ी बढ़ी, लेकिन दीपक का जीवन अब भी सादा था। न कोई शौक, न कोई दिखावा, बस ईमानदारी और सुकून। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, न दुख का, न सुकून का, न पछतावे का। वो बस चलता रहता है। उधर कविता की जिंदगी और तेज रफ्तार में भाग रही थी। फिर से प्रमोशन हो चुका था, फिर से पोस्टिंग बदल चुकी थी, फिर से नई जिम्मेदारियां थी, नए केस थे, नए फैसले थे। फिर से हर दिन सुबह से रात तक वही सिलसिला, आदेश, फाइलें, फोन कॉल। कविता का नाम ऊपर तो जा रहा था, उसकी पहचान तो बन रही थी, लेकिन उसका कमरा हर दिन और खाली होता जा रहा था। सरकारी घर बड़ा था, सजा संवरा था, लेकिन उसकी खामोशी उससे भी बड़ी थी। कभी कभी रात को वो देर तक खिड़की के पास खड़ी रहती। नीचे सड़क दिखती थी, लोग आते जाते रहते। उसे लगता सब किसी न किसी के लिए जल्दी में है, और वो किसी के लिए देर में थी। कभी कभी उसके मन में एक सवाल उठता, दीपक आखिर अब क्या कर रहा होगा? फिर वो खुद को रोक लेती। ये सब कमजोरी है, वो खुद से कहती, लेकिन कमजोरी नाम बदल लेने से खत्म नहीं होती। एक दिन ऑफिस में तलाक का एक केस आया। फाइल में पति पत्नी की बातें थी, आरोप थे, शिकायतें थी। कविता ने फाइल बंद कर दी। उस दिन पहली बार उसे अपना फैसला भारी लगा, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाई। दीपक की जिंदगी अब अकेली नहीं रही थी। जिस लड़के ने कभी उसके ठेले पर काम सीखने की बात कही थी,
वो अब उसका भरोसा बन चुका था। नाम था राहुल। राहुल सुबह सब्जी लगाता, ग्राहकों से बात करता, दाम बताता। दीपक दूर से देखता रहता। अब वो सब कुछ खुद नहीं करता था। कभी कभी बस खड़ा रहकर ठेले को चलता हुआ देखता, जैसे उसने किसी चीज को अपने पैरों पर खड़ा होते देख लिया हो। एक शाम मंडी जल्दी बंद हो गई। दीपक और राहुल ठेला समेट रहे थे। तभी राहुल ने अचानक पूछ लिया, भैया, आपकी शादी क्यों टूटी? सवाल अचानक था। दीपक ने हाथ रोक लिया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, कभी कभी दो लोग गलत नहीं होते, बस एक दूसरे के नहीं होते। राहुल चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि यह सवाल दोबारा नहीं पूछना है। कविता अपनी ड्यूटी करती रही। रोज की तरह काम चलता रहा, लेकिन हर शाम घर लौटकर उसके मन में एक ही बात घूमती रहती, क्या इसी के लिए मैंने सब कुछ खो दिया? उसके पास पद था, नाम था, ताकत थी, लेकिन मन के अंदर खालीपन था। उसने कभी दीपक को फोन नहीं किया, न उससे मिलने की कोशिश की। शायद वह डरती थी, या शायद वह जानती थी कि कुछ रिश्ते अगर दोबारा सामने आ गए तो फिर उनसे भागना मुमकिन नहीं होता। इधर दीपक की मां कभी कभी उससे मिलने आती, चुपचाप बैठती, सब्जी छांटने में मदद कर देती। तू ठीक है? वह पूछती। दीपक सिर हिला देता। वो ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि मां बोलने से पहले देख लेती है। उधर कविता अपने काम में और सख्त होती जा रही थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन उस डर में सम्मान कम था। एक सीनियर ने एक दिन कहा, तुम बहुत सही हो, लेकिन बहुत अकेली भी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह बात उसके मन में रह गई। वक्त दोनों को अपने अपने रास्तों पर आगे ले जा रहा था। एक तरफ एक ठेला था, जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। दूसरी तरफ एक कुर्सी थी, जो ऊंची होती जा रही थी। दो जिंदगियां अलग थी, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे की परछाई अब भी साथ चल रही थी। और यही परछाई एक दिन फिर सामने आने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा, बिना किसी का इंतजार किए, बिना ये देखे कि पीछे कौन टूट रहा है और आगे कौन जीत रहा है। क्योंकि समय न किसी के आंसू रोकता है और न किसी की तालियां गिनता है, वो बस चलता रहता है। कविता भी आगे बढ़ती रही। उसे पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, नाम हुआ और लोग सलाम करने लगे। लेकिन इसी बाहरी शोर के बीच उसके भीतर धीरे धीरे एक आवाज उठने लगी। पहले बहुत हल्की, फिर रोज रोज, और फिर इतनी तेज कि उसने उसकी रातों की नींद छीन ली। अब उसे अपनी गलती साफ दिखने लगी थी। ऐसी गलती जिसे न कोई फाइल ठीक कर सकती थी और न कोई पद ढक सकता था। वो आईने में खुद को देखकर नजरें चुरा लेने लगी। कभी कभी उसे खुद से नफरत होने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने किसी दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि अपने ही सबसे सच्चे इंसान के साथ अन्याय किया था। उसी आदमी के साथ जिसने उसकी थकान देखी थी और बिना कुछ कहे पानी रख दिया था, जिसने उसके सपनों को अपने कंधों पर उठाया था, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था बिना बदले में कुछ मांगे। और आज वही आदमी उसकी जिंदगी से बहुत पीछे छूट चुका था। वो मंजिल तक तो पहुंच गई थी, लेकिन ये समझने में कि वो किसे पीछे छोड़ आई है, उसे पूरे 7 साल लग गए। और एक दिन उसे लगा कि अगर उसने अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उस दिन कविता वर्मा आईपीएस नहीं थी। उस दिन वो सिर्फ एक टूटी हुई औरत थी। न वर्दी का घमंड, न पद का बोझ, न रुतबे की आड़, बस एक भारी दिल और एक सच्चा पछतावा। और इसी हालत में वो सब्जी मंडी पहुंची थी। सायरन भले बजा हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खामोश थी। और जब वह दीपक के सामने खड़ी हुई तो उसने सिर्फ एक सब्जी बेचने वाले को सलाम नहीं किया था, उसने उस इंसान को सलाम किया था जिसने उसे खुद से पहले रखा, जिसने उसकी कामयाबी में अपनी पहचान खो दी और जिसने टूटने के बाद भी इंसान बने रहना नहीं छोड़ा। वह सलाम किसी गरीब के लिए नहीं था, किसी पुराने रिश्ते के लिए नहीं था। वह सलाम उस इंसानियत के लिए था जो पद से नहीं, त्याग से बड़ी होती है।
कविता वर्मा की आंखों के सामने अतीत की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मंडी का शोर फिर से साफ सुनाई देने लगा। सब्जियों की आवाज, लोगों की बातें, सिक्कों की खनक, और वो वापस वर्तमान में खड़ी थी। सामने वही ठेला था, वही दीपक, लेकिन अब वो आदमी सिर्फ उनका अतीत नहीं था, वो एक पूरा सच था। दीपक अब भी हाथ जोड़े खड़ा था और उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। वो बोला कि उसे सच में असहज लग रहा है। तब कविता वर्मा ने धीरे से हाथ नीचे किया और कहा कि अगर आज उसने ये सलाम न किया होता तो वो जिंदगी भर वर्दी में रह जाती और इंसान बन ही नहीं पाती। दीपक ने उनकी आंखों में देखा। उस नजर में कोई शिकवा नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस शांति थी। उसने कहा कि वो गलत नहीं थी, वो बस अपनी दुनिया में थी। कविता ने पूछा कि उसने कभी उससे कुछ क्यों नहीं मांगा, तो दीपक हल्के से मुस्कुराया और बोला कि जिसने खुद को बचा लिया हो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। मंडी में खड़े लोग सब सुन रहे थे। न कोई वीडियो बना रहा था, न कोई शोर कर रहा था, क्योंकि सब समझ रहे थे कि ये कोई ड्रामा नहीं है। कविता वर्मा ने चारों तरफ देखा। लोग पहली बार उस सब्जी वाले को न गरीब की तरह देख रहे थे, न छोटे की तरह, बल्कि एक आदमी की तरह। और तब कविता वर्मा ने गंभीर आवाज में कहा कि वो आज आदेश देने नहीं आई है। ये वर्दी उसे ताकत देती है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे आईना दिखाती है। फिर कविता वर्मा कुछ पल तक चुप खड़ी रही और पूरा बाजार जैसे उनकी सांसों की आवाज सुन रहा था। सबकी निगाहें वही थमी हुई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे दीपक के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए, वही हाथ जिन्होंने सैकड़ों बार आदेश दिए थे, फाइलों पर साइन किए थे, अपराधियों को झुकाया था। लेकिन आज वही हाथ कांप रहे थे और उनकी आवाज पहली बार बिल्कुल निहत्थी थी। दीपक, उन्होंने उसे नाम से पुकारा, बिना पद के, बिना घमंड के। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो भर्राए स्वर में बोली कि उस दिन उन्होंने दीपक को छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने ही सबसे सच्चे इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। उसी आदमी को जिसने उनके सपनों को अपने कंधों पर ढोया था, जिसने उनकी थकान देखी थी और बिना पूछे उनके लिए रास्ता बनाया था। उसी आदमी को उन्होंने अपने रुतबे के नीचे कुचल दिया था। वो जानती थी कि उनकी माफी 7 साल देर से आई है, लेकिन आज अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो दीपक से एक इंसान की तरह माफी मांग रही थी। पूरा बाजार सन्न था और अब सबकी नजर दीपक पर थी। दीपक ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसने तराजू के पलड़े को सीधा किया, सब्जियों को धीरे से समेटा और फिर सिर उठाकर कविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ताना, न बदले की आग, बस एक ठहराव था। कविता, उसने भी पहली बार उसे नाम से पुकारा और कहा कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है। कविता की सांस अटक गई, लेकिन दीपक ने आगे कहा कि अब उनकी और उसकी दुनिया अलग है। वो आईपीएस है और वो सब्जी वाला है। अगर वे फिर साथ दिखे तो लोग सवाल करेंगे, उनकी वर्दी पर दाग लगाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करेंगे। कविता ने कहा कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। तब दीपक हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अब किसी की पहचान बनकर नहीं जीना चाहता, बल्कि अपने दम पर जीना चाहता है। सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक मिसाल बनने के लिए कि एक टूटा हुआ आदमी भी दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने कहा कि उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने दम पर। कविता की आंखों में उम्मीद चमक उठी और उसने पूछा कि जब वह तैयार हो जाएगा तो क्या होगा। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा कि तब वो खुद उनके पास आएगा। समय फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार दीपक पीछे नहीं था। इस बार वो हालात के पीछे घसीटा नहीं जा रहा था, बल्कि अपने फैसलों के साथ आगे चल रहा था। उसने ठेले पर खड़े होकर सिर्फ दिन काटना नहीं सीखा था, उसने इंतजार करना, सही वक्त पहचानना और खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। उसी भरोसे के साथ एक दिन उसने बैंक का दरवाजा खटखटाया, कागजात पूरे किए, सवालों के जवाब दिए और पहली बार जिंदगी में किसी से मदद नहीं, बल्कि अवसर मांगा।
बैंक से लोन मिला तो उसने ठेले को समेटा नहीं, उसे आगे बढ़ाया। जहां कभी 4 सब्जियों की तिरपाल बिछती थी, वहां अब छोटा सा गोदाम खड़ा था। सुबह अब सिर्फ मंडी जाने से शुरू नहीं होती थी, बल्कि हिसाब किताब, सप्लाई और लोगों की जरूरत समझने से शुरू होती थी। सब्जी का कारोबार फैलने लगा। लोग उससे खरीदने लगे क्योंकि उसे आज भी वही याद था जो उसने ठेले पर सीखा था। कम देना पाप है और सही तौल ही असली कमाई है। धीरे धीरे वो मंडी का बड़ा सेठ कहलाने लगा, लेकिन उसके बोलचाल में न घमंड आया, न चाल में अकड़। ईमानदारी उसकी पहचान बनी और मेहनत उसकी ताकत। लोग उसके नाम से नहीं, उसके काम से उसे जानते थे। और जब एक दिन उसे लगा कि अब वो सिर्फ टूटा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा एक पूरा इंसान है, तब उसने पहली बार पीछे देखने की हिम्मत की। उसने कविता को बुलाया। इस बार न कोई सायरन था, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सलाम, न वर्दी थी, न रुतबा। सामने सिर्फ 2 इंसान थे, बराबर। एक जिसने गलती की थी और उसे समझ लिया था, और दूसरा जिसने टूटकर भी खुद को खोने नहीं दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना सवालों के, बिना शिकायतों के। शब्द कम थे, समझ ज्यादा। और फिर उन्होंने दोबारा शादी की। न शोर था, न दिखावा, न भीड़। कोई रस्म बस समाज के लिए नहीं थी, सब कुछ दिल के लिए था। इस बार रिश्ता किसी पद पर नहीं टिका था, किसी पहचान पर नहीं टिका था, बल्कि सम्मान पर टिका था। उस सम्मान पर जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। इस बार न कोई आगे था, न कोई पीछे, बस 2 जिंदगियां थी, जिन्होंने बहुत कुछ खोकर यह सीख लिया था कि साथ चलने के लिए बराबरी जरूरी होती है। और यही बराबरी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन गई। कहानी यही पूरी होती है, क्योंकि सच यही है कि अगर एक इंसान अहंकार छोड़ दे और दूसरा हिम्मत न छोड़े तो टूटी जिंदगी भी खुशहाल अंत तक पहुंच सकती है। और अब सवाल आपसे है, अगर जिंदगी आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे तो क्या आप उसका साहस दिखा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची सोच किसी की जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही सच को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर एक फैसला, एक खामोशी और एक सच आपका इंतजार करेगा। जय हिंद, जय भारत।